अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना, जो कि पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उच्चतम न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक इकाई है। जब संवैधानिक इकाई बोल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है इसका जिक्र संविधान के अंदर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा जिक्र संविधान में कहाँ है? तो संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 के बीच में, भाग 5 से 124 से 147 के बीच में 124 क्या कहता है? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, गठन के बारे में 124 में कहा गया है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में कहा गया है, तो कोर्ट के गठन के बाद उसमें जज की नियुक्तियां होगी। चलाएंगे कौन? तो जज साहब चलाएंगे इसको। तो जज की नियुक्तियां होंगी। तो नियुक्त होने के लिए कुछ ना कुछ योग्यता होना चाहिए। किसी भी नियुक्ति के लिए कोई ना कोई योग्यता जरूरी है। उसी तरह इस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को नियुक्त होने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ योग्यता होना चाहिए। तो पहला क्या है? वो भारत के नागरिक हों। दूसरा क्या है? वो किसी उच्च न्यायालय या उसी प्रकार के दूसरे न्यायालय, 1 2 3 4 उच्च न्यायालय मिला के कम से कम उच्च न्यायालय के अंदर 10 साल का वकालत हो का उनका अनुभव हो, और या फिर किसी न किसी उच्च न्यायालय के अंदर 5 साल का उनका जज का एक्सपीरियंस हो, जज रहे। इनके बाद भी अगर राष्ट्रपति किन्हीं को लगता है कि ये कानून के अच्छे जानकार हैं और अच्छा कानूनविद हैं, तब भी उनको जज नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद, योग्यता जब पता चल गया और अपनी योग्यता से अगर कोई नियुक्त हो गए, तो उनका कार्यकाल कितने समय का होगा? तो संविधान में इस बारे में, कार्यकाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हाँ, उम्र सीमा तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे 65 साल ही रह सकते हैं। तो कार्यकाल की कोई सीमा तय नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या असमर्थ हो अपना शारीरिक वजह से या किसी आरोप में, तब क्या होगा? कार्यकाल अगर वो पूरा कर लेते हैं और नई नियुक्ति हो जाती है तब तो ठीक है। अगर कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उनके मृत्यु या किसी और कारण की वजह से, मान लीजिए रिक्तियां हो जाती है, इनका जो जज साहब का सीट है वो रिक्त हो जाता है, या चीफ जस्टिस का जो मुख्य न्यायाधीश है उनका सीट रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा उनके पास पावर है। ठीक, अब इनका कार्य क्या है? कार्य एक विस्तृत चीज है, इसको हम लोग सबसे आखिरी में देखेंगे। अब इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, इस्तीफा या महाभियोग। अभी जो कार्यकारी नियुक्त होंगे जज साहब, अगर स्वतः इस्तीफा दे देते हैं अपने कार्यकाल से पहले, या शारीरिक असमर्थता के या किसी भी कारण से, तब भी कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त होंगे। या दूसरा तरीका है कि महाभियोग लाके इनको पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग कौन लेके आएंगे? संसद लेके आएगी। अगर इनको पद से हटाना है तो संसद कौन सा? राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में किसी पे भी आ सकता है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है संसद का, लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां भी पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति एक कमेटी बनाएंगे, जांच कमेटी, और उस जांच कमेटी का आदेश अगर सिफारिश आ जाता है कि नहीं आरोप सही है, तब महाभियोग लाने के लिए या महाभियोग पारित करने के लिए संसद के सामान्य बहुमत का तो इनको चाहिए ही चाहिए वोट, साथ में 2/3 वोट का भी जरूरत पड़ेगा। पूरे वोट का, जितना उपस्थित है और जितना संसद में टोटल सदस्य है उसका 2/3, तब जाके इनका इम्पीचमेंट महाभियोग आ सकता है। तो ये रहा इनके कार्यकाल के बारे में, ये रहा उनका इस्तीफा वगैरह के बारे में। अब मूल चीज पर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट होगा क्यों, क्या कार्य है इनका, जज साहब क्या करेंगे, कोर्ट का क्या होगा, कितने आदेश निकलेंगे, कहां तक लागू होगा, इस बारे में अब हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार, उसके बारे में जान लीजिए। ये ठीक उसी तरह है कि जितना सरकार के पास विधायी शक्तियां हैं, जितना क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उतना ही क्षेत्राधिकार इनका भी है। किनका? जज साहब का या सुप्रीम कोर्ट का। जितना जुरिडिक्शन ना भारत सरकार का है, उतना ही जुरिडिक्शन का क्षेत्र इनका भी है। जज साहब का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का भी है। अब तो ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पर लागू होगा और देश पर कानून के जैसा लागू होता है। ये अपने से नीचे न्यायालयों के ऊपर भी इनका पूरे देश में ये सारा फैसला लागू होता है। 141 के संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार इनका जो फैसला होगा पूरे देश पर लागू होगा।
अगर किसी नागरिक का मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और 226 के तहत वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो अगर वो संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें फैसला सुनाने का अधिकार अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ये 5 रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये रीट जारी करने की शक्तियाँ हैं, जिसमें कौन कौन से रीट है 5 में? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये तब जारी किया जाता है जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाए तो वो अरेस्ट करने वाले के तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और इस अरेस्टिंग को, गिरफ्तारी को चुनौती देता है, तब उस केस में सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस का आदेश जारी करती है। इसका सीधा मतलब है सशरीर किसी पुलिस वाले को या जिस पर अधिकार ने उनको गिरफ्तार किया है, सशरीर उस गिरफ्तार को, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होकर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जज साहब अपने पास हाजिर होने के लिए कहते हैं, सशरीर लेके हाजिर होइए, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसी गिरफ्तारी को जब चुनौती दिया जाता है तब, और अगर लगता है कि ये गलत गिरफ्तारी है तो उसी वक्त इनको छोड़ दिया जाता है। दूसरा है परमादेश, मैंडमस। ये परमादेश का सीधा ही मतलब चला, परम आदेश मतलब सबसे बड़ा आदेश, इसके बड़ा से कोई आदेश वगैरह है नहीं, जो हम आदेश दे दिए वो सब जगह चलेगा। ये परमादेश तब जारी किया जाता है कि कोई सरकार के अंदर कार्य करने वाला अधिकारी, प्राधिकारी, जज, इससे नीचे वाले कोई जज हों या सरकार के अंदर काम करने वाले कोई प्राधिकार हो, वो लोग अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट क्या करती है? परमादेश जारी करती है, वो एक आदेश जारी कर देती है कि ये कार्य आपको करना है। तो ये होता है परमादेश का मतलब। उत्प्रेषण, सर्सियोरी, ये सर्सियोरी तब जारी किया जाता है जब किसी न्यायालय में या किसी सरकार के सेमी न्यायालय या सरकार के कोई कहीं सुनवाई कोई चल रहा है अर्ध न्यायिक संस्था के अंदर या न्यायिक संस्था के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी करती है। तो वो सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी हो गया है और उस आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण, सर्सियोरी जारी कर दिया जाता है। और प्रोहिबिटेशन क्या है? जब कहीं कोई सुनवाई चल रहा है और वहाँ कोई गड़बड़ी है या सरकार न्यायालय को लगता है कि ये सुनवाई ठीक नहीं है तो उस पर स्टे लगा सकते हैं। और ये है अधिकार परीक्षा की वो वारंटो। इसका सीधा सा मतलब है आपका अधिकार क्या है? मतलब ये है कि जो पदाधिकारी सुनवाई कर रहा है किसी मामले का, वो अपने पद का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो अधिकार परीक्षा जारी होता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। अब तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने का ताकत। और क्या क्या उनके पास ताकत है? उनके पास ताकत है न्यायिक समीक्षा का। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कोई आदेश, कोई कानून वगैरह बन गया और कोर्ट को लगता है कि ये नागरिकों के लिए ठीक नहीं है तो वो उसका न्यायिक समीक्षा कर सकती है, वो सही है गलत है वो कर सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि नियम गलत है, इससे नागरिकों को हानि होगी, तो उसको शून्य घोषित कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। मतलब वो कानून ही पूरी तरह रद्द हो जाएगा। तो और रद्द होने के बाद वो फिर लागू नहीं होगा। फिर इनका क्षेत्राधिकार क्या है? जो मूल क्षेत्राधिकार है इनका सुप्रीम कोर्ट का ये है जिसमें सुनवाई करती हैं। 2 राज्यों का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, 2 से अधिक राज्य और केंद्र का मामला हो तब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, केंद्र या कोई भी राज्य का मामला हो तब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, है ना। तो ये राज्यों, अच्छा है इतना ही नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई परेशानी हो तब भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, वो उनके क्षेत्राधिकार में आता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास एक और बड़ा बढ़िया चीज़ है। वो बढ़िया क्या चीज़ है? संविधान की व्याख्या का जो पावर है ना उसके पास, ये एक शानदार चीज़ है। शानदार चीज़ क्या है? अब कोई कानून लागू हुआ और दिक्कत आ रहा है कि कानून की व्याख्या सही नहीं हो रही, कौन अच्छा कौन गलत कौन सही, यहाँ तक की समस्या आ रहा है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये संवैधानिक व्याख्या का जो अधिकार है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये एक उनके पास मजबूत अधिकार है कि किस चीज़ का क्या मतलब निकलेगा वो हम बताएंगे। इतना ही नहीं, इनके पास जो और भी अधिकार हैं वो क्या है? अगर कोई इनके फैसले को नहीं मानता है तो उसको दंड देने का अधिकार भी इनके पास है। इनके पास अवमानना, अगर कोर्ट के आदेश का कोई अवमानना होता है तो भी अधिकार है इनको, अवमानना करने वाले को दंड देने का अधिकार इनको। इतना ही नहीं, सलाहकार क्षेत्राधिकार। अगर राष्ट्रपति को कोई चीज़ का सलाह चाहिए 143 के तहत, राष्ट्रपति किसी चीज़ पर न्यायिक समीक्षा हो या कोई कानून की बात हो, कोई नियमों के लिए, तो सलाहकार की तरह काम करता है अपना सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति अगर चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी कानूनी मामले में। अब सुप्रीम कोर्ट का और क्या है?
सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को सुन सकता है। इतना कहानी समझाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो पूरे भारत में किसी भी मामले को सुन सकता है, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट का मामला नहीं हो तो सब सुन सकता है। क्षेत्राधिकार क्या याद रखना, जितना भारत सरकार का क्षेत्र है उतना ही क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का है। इतना ही नहीं, अगर सरकार राजनीतिक सरकार है, पॉलिटिकल सरकार है पूरे भारत का, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानूनी सरकार है पूरे भारत का। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस भी मामले को चाहे सुन सकती है। अगर कोई मामला उसके पास गया तो सुनवाई करेगा ही करेगा। कोई मामला उसके पास गया नहीं, लेकिन फिर भी उसको पता चलता है, उनको पता चलता है कि इस मामले से कोई दिक्कत आएगा, समाज में दिक्कत आएगा, नागरिकों को दिक्कत आएगी, तो वो सीओ मोटो स्वतः संज्ञान से भी सुनवाई कर सकती है, आदेश दे सकती है। तो ये भी उनके पास एक शानदार पावर है। एक फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो सबसे बड़ा अधिकार में से एक अधिकार है, ये अपीलीय अथॉरिटी होता है। अपीलीय मतलब कहीं भी दिक्कत है यहाँ पहुँच जाइए। तो चाहे किन किन मामलों में, संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, सबसे ऊपर का कोर्ट होता है इस मामले में, आपराधिक मामले में, दीवानी मामले में और विशेष मामले। संवैधानिक मामले में तो सीधा सीधा ये समझिए कि संविधान कुछ बना, कोई कानून बना और कहीं लागू हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रहा है, कोई बात हो रहा है, तो सीधे सीधे इस मामले का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे संवैधानिक व्याख्या का, और क्या होगा इस हिसाब से वो फैसला देंगे। आपराधिक मामले में कोई व्यक्ति को आप देखते हैं अपने से नीचे सारे कोर्ट का फैसला अगर उनको चाहे तो अपने यहाँ बुला के फैसला दे सकते हैं, या कोई चाहे तो यहाँ जा सकता है। हाई कोर्ट का फैसला को चुनौती देना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। दीवानी मामला, आपराधिक मामला समझते हैं क्रिमिनल, मर्डर, हत्या और भी कोई जो क्रिमिनल मामला। दीवानी मामला वैसा जिसमें पैसा का मामला हो, वैसा जिसमें मानहानि का मामला हो, वैसा जो बंटवारा का मामला हो, जिसमें दावा का मामला है ना, किसी चीज़ के लिए दावा करते हैं, तो उस सब दीवानी मामला, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर अथॉरिटी है, यहाँ जा सकते हैं। फिर ये कुछ विशेष शक्तियाँ हैं जिसमें ये अपनी मर्जी से कुछ फैसले सुना सकते हैं। अभी बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी ये अपना सुनवाई करते हैं, या यही सुनवाई करते हैं, दूसरे को अधिकार नहीं है। फिर है एक मजेदार चीज़ क्या है ना सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट जब चाहे अपना डिसीजन पलट भी सकती है। अपना किसी, अगर मान लीजिए गोलकनाथ में कोई और फैसला दिया, केशवानंद भारती केस में कोई और, सेम केस में गोलकनाथ में कोई और फैसला, केशवानंद भारती में और कोई फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक मजेदार चीज़ है, वो अपने ही फैसले को पलट भी सकती है। वो अपने ही फैसला का न्यायिक समीक्षा भी कर सकती है। जो हम बताए कि सरकार से कम नहीं है सुप्रीम कोर्ट। क्यों? कि जिस तरह से सरकार को संशोधन, नियमों में संशोधन, संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त है, उसी तरह इनको भी अपने ही फैसले का समीक्षा या संशोधन, एक तरह से समझिए, वो करने का प्राप्त है। तो ये अपने ही फैसले को पलट भी सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है ये अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। अब इन सभी चीज़ों को कार्य करेंगे, कोई भी कर रहा है तो उसको करने के लिए पैसा चाहिए, वेतन अब चाहिए। अब वेतन कहाँ से मिलेगा इन जज साहब को, बाकी लोगों को? तो जज साहब को जो वेतन मिलेगा, बाकी लोगों को तो छोड़िए, जज साहब को, ये जज साहब को जो वेतन मिलता है वो भारत के संचित निधि से मिलता है। अब एक बात अक्सर आप लोग पढ़ते या सुनते देखते होंगे कि संचित निधि की बात आती है हमेशा। तो संचित निधि का मतलब होता है वैसा पैसा जिसमें किसी तरह का आपको ये कानून बनाने की या विधेयक पारित करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये खर्च जो आता है ये सीधे संचित निधि से आता है। इसमें जिस तरह समझिए कि इनको वेतन देने के लिए सब संसद में या लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पारित नहीं कराना पड़ेगा कि फंड पास कीजिए, जज साहब को वेतन देना है। इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होगी। धन विधेयक नहीं लाया जाएगा कि कुछ पैसा दीजिए इस फंड में, इनको वेतन देना है। ये संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका सीधा मतलब है इन पर कोई नियम लागू नहीं होता। पैसा अगर सरकार के पास है तो डायरेक्ट उसमें के अकाउंट में जाएगा, कोई वोटिंग इस पर नहीं होगा। याद रखना है, अगर टेक्निकल समझना हो सब, तो इनके वेतन के लिए कहीं कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो वो भारत के संचित निधि पर भारित होता है इनका वेतन। इतना ही नहीं, वेतन ना इनका बदला भी जब तक कि कार्यकाल में है तब तक इनका न सुविधा न वेतन, इस तरह की चीज़ें बदली भी नहीं जा सकती है। ये भी ध्यान रखना है। और अगर इनको इस्तीफा सौंपना हो, जिस तरह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, अगर इनको इस्तीफा सौंपना हो तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक आखिरी चीज़ जो हम सबको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है वो दिल्ली में है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। इस बात का ख्याल रखना है। एक बार इस मामले पर भी उठा था कि थोड़ा जो भारत के दूर के इलाके के हैं तो अपना खंडपीठ या बेंच दूसरे जगहों पर भी बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात के लिए मना कर दिया कि अगर दूसरे जगह खंडपीठ या फीट बेंच बैठाया जाएगा तो उससे राजनीतिक तौर पर प्रभावित होगा मामला,
राजनीतिक तौर पर फैसले प्रभावित होंगे, इसलिए दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट का पीठ, जज वगैरह कोई खोला नहीं जा सकता है। तो ये जो है मूल क्षेत्र दिल्ली के अंदर ही है और दिल्ली के अंदर आगे भी अभी तक तो वहीं है। तो चलिए वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं, कभी बाद में जब वीडियो बनाएंगे। अभी तो छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो अपना सेट में आता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते हैं उसका सवाल का जवाब दे पाएँ। बाद में चल के धीरे धीरे करके अलग से हम राष्ट्रपति के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वीडियो बना देंगे, एक साथ बड़ी बड़ी वीडियो। इसमें छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग ना इतने पर ख़त्म करते हैं। वीडियो बड़ा हो जाने से लोग देखते नहीं हैं, इस वजह से कई चीज़ें बहुत विस्तृत में इसमें नहीं बताया गया है। इतना ही चीज़ों को बताया गया है जो हमको सेट मारते वक्त काम आ जाएगा, जो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करते वक्त काम आ जाए, उसी हिसाब से बताया गया है। फिर भी अभी तो इस तरीके से बता रहे हैं, अभी कुछ टॉपिक और है उसको इसी तरह से बताएंगे, बाद में चल के देखेंगे। जितनी भी चीज़ है ये सब राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आता है, तो उन चीज़ों का बाद में विस्तृत वीडियो बना देंगे। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।